ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा आज एचपी पुलिस का जो पेपर था उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। पहले इसका मैथ सेक्शन सॉल्व करते हैं, फिर इसका रीजनिंग सेक्शन सॉल्व कराऊंगा और फिर जीएस और फिर हिंदी और इंग्लिश सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपके पास, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, समांतर भुजा से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए समांतर भुजाओं का योग क्या होगा। तो अगर इसको देखते हैं आप लोग, समांतर भुजा का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, ये होता है। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 105 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दे रखा था आपके पास बोल रखा है कि जो एक भुजा वो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अगर मैं एक भुजा को ए लेता हूं तो दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर बड़ी है, यानी अगली क्या बन जाएगी, a प्लस 6। और हाइट ऑलरेडी गिवन है आपके पास, कितना है, 7 सेंटीमीटर। किसके बराबर, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 2a प्लस 6, और आपको पता है यहाँ 1057 आपका अपॉन में आ जाएगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 से काटेगा, 7 एकम 7, 3 बन गया 35, 7 पंजे 35 गुना 2। तो आपके पास जो आंसर आया 2a प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बन रहा बच्चा, 30। तो इस तरह से आप 2a इज इक्वल टू 30 में से 6 गया तो 24 काट दोगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही है बेटा, 12। इसका मतलब आपके पास जो a है यानी एक भुजा जो है वो कितनी आ गई, 12। इन्होंने पूछा क्या था कि समांतर भुजाओं का योग बताओ, यानी जो पैरेलल साइड होती है ना ये वाली, इसका योग पूछा है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर एक भुजा 6 है, 12 है, एक भुजा 12 है तो दूसरी भुजा इससे 6 बड़ी थी, तो 12 प्लस 6 दूसरी कितनी होगी, 18। अब बताइए इनका प्लस करके कितना रहा आपका, 30। इसका जो राइट आंसर था वो था बच्चा आपके पास कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपके पास पेपर में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला था कि यदि एक घन मीटर बर्फ का भार 720 किलो, कितना है बेटा, एक घन, घन बोलते हैं क्यूब को, मीटर क्यूब, इसका भार कितना है आपके पास, यह है आपके पास 720 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप बताइए 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले बर्फ के घनाकार ब्लॉक का बताइए, घन। अब आपको पता कोई क्यूब की फॉर्म में होगा और उसकी भुजा अगर बता कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखना जा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वर्क वाला क्वेश्चन थे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लगा है, मीटर, यहाँ क्या लगा है, सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ अगर एक घन है उसकी भुजा 50 सेंटीमीटर है तो उसका बताइए मुझे एरिया क्या होगा। तो आप वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वेट ना, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा आपको पता ए क्यूब, यानी 50 गुणा 50 गुणा 50, तो ये बन जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। बोलिए ये समझ आया कि नहीं आया। एक घन है उसकी जो भुजा है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसका जो टोटल वेट या वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, तो कितना बन जाएगा ये आपका 125,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में। अच्छा, अब आपको इसका क्या निकालना था, बताना कि इसका वेट कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा कि घनाकार ब्लॉक का भार क्या होगा। चलिए यहां से देखते हैं, अगर मैं, ये मीटर है ये क्या है, सेंटीमीटर, तो मैं क्या करता हूं पहले इस मीटर का भी सेंटीमीटर बना देता हूं। तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है आपको पता, मीटर और सेंटीमीटर रिलेशन 100 का होता है, तो आपको बताइए इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब, किसके बराबर है, 720 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, मीटर क्यूब की वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर दी किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालता तो 720 के बटे में कितना आ जाएगा, ये बन जाएगी टोटल जीरो कितनी आपकी, 6 इंटू, देखो बेटा 1 सेंटीमीटर का भार अगर ये है, सोचो
1 सेंटीमीटर का भार अगर ये है, हमें कितने का निकालना है? 125, ठीक है, 125,000 ये बेटा, यानी 1,25,000 का भार निकालना, तो यहां सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना मल्टीप्लाई होगा आपके पास? ये मल्टीप्लाई होगा 125,000, ये आपका राइट आंसर है। तो करिए कैंसिलेशन, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 से काटिए कितना आ जाएगा? 20 से काटो, 5 से काटिएगा कितना आ जाएगा आपके पास? 25 से काटिए तो ये बन जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजा 125, और कट रहा होगा, 4 से काटिएगा कितना बन जाएगा बेटा आपका? ये बन जाएगा आपके पास 18। अब करिए मल्टीप्लाई, तो 18 गुणा 5, यानी आपका जो बन रहा था इसका राइट आंसर था बच्चा डी, यानी 90। ये कितना बन रहा है? 90। ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बना? 1 मीटर क्यूब का वेट यह है, आपसे पूछा है कि बताइए 50 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है उसका वेट कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिस बच्चे का बेसिक बहुत अच्छा होगा, कैलकुलेशन वर्क बहुत अच्छी होगी, तो बच्चा निकाल देगा इसको। आपको पता है 1 मीटर क्यूब की वैल्यू सेंटीमीटर में ये होती है, मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्यूब लगाए तो 3 बारी मल्टीप्लाई करेगी तो ये इसके बराबर आ गया। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेगी, पूरी वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, इनटू हमें निकालना कितने का था बेटा? तो 1,25,000 का, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका वेट आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर था कितना? 90 आंसर था आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास? सेकंड। दोनों के दोनों क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर एक उत्पाद पर 20% का लाभ कमाता है। तो यदि उत्पाद का क्रय मूल्य 450 है तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, इसको 2-3 मेथड से कर सकते थे आप। अगर आप इसको रेशो मेथड से करेंगे तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बना लेते हैं। आपको पता 10% की छूट दी है, 10% की छूट का मतलब होता है 10/100, और आपको अच्छे से पता है 1/10। तो यानी अगर मार्केट प्राइस आपका 10 है तो आपको पता छूट 1 रुपए की होगी, तो कितना बन गया? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस आपका आ गया। फिर क्या बोला था कि यदि उत्पाद पे 20% का लाभ कमाना हो। अब फिर से देखिएगा, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब कि अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, तो लाभ कमाने के लिए आपको बताइए एक वैल्यू बढ़ जाती तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो अगर आप इसको रेशो मेथड से करोगे तो ये नंबर आपका 6 बन जाएगा, ये नंबर आपका 9 बन जाएगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 60, ये बन जाएगा 54, ये बन जाएगा 9 पंजे 45। ठीक है, और यहां से ये कॉस्ट प्राइस बना, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका मार्केट प्राइस। अब किसी की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 450, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 45 है, ये किसके बराबर है? 450। एक की वैल्यू निकालेंगे, 450 के अपॉन में 45 इंटू आप मल्टीप्लाई करना, जो निकालना है अंकित मूल्य, यानी आपके पास मार्केट प्राइस होगा मल्टीप्लाई। कितना बन गया? 60। 15 से काटिए, 45 से पूरा काट दो तो कितना बन गया? 10। 10 गुणा 60 यानी 600। तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था बेटा? 600। सी ऑप्शन आपका सही था। ये क्वेश्चन था, इस तरह के 2 क्वेश्चन थे शायद इसमें, तो एक क्वेश्चन ये हुआ आपके पास। ठीक है, क्या किया हमने? 10% छूट देता है। 10% छूट का मतलब हो गया बेटा कि अगर आपको बता 1/10, तो अगर आपके पास 10 प्राइस है, छूट देता तो आपको बता सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 9। रेशो मेथड से कर लेना आप इसको। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन जो आया था आपके पास वो था क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा था? ये इजी क्वेश्चन था। इन्होंने बोला है कि आपके पास 5 नंबर है, उनका माध्य 28 है। ठीक है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ए बी सी और डी और ई, इनका माध्य कितना है? 28। माध्य मतलब सारे नंबर 28 28 के, तो 5 × 28 कर दो, आपके पास आएगा 8 पंजे 40,
4 बन गया, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140। यानी कुल कितना बन गया इनका टोटल 140। अब बोला कि इनमें से 3 का माध्य कितना है 24। 3 का माध्य मतलब a प्लस सी प्लस ई का अगर मैं माध्य 24 है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 24 करिए तो कितना बनेगा 12, एक बन गया, 3 दूनी 6, तो ये बन गया 72। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये 5 का योग है, ये 3 का योग है, तो मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं तो आपको पता 2 नंबर का योग बन जाएगा। कौन कौन से 2 नंबर होगा आपका डी है और बी है, यानी बी और डी जो बचे है वो कितना होगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बन गया 13 में से 5 गया, ये बच रहा है शायद आपका 13 में से 7 गया तो 6, 68। और ये आपको पता 2 संख्याओं का है। अगर 2 संख्याओं का इन्होंने बोला इसका माध्य बताए तो माध्य मतलब इसको डिवाइड करो 2 से, तो आपका आंसर आ गया कितना 34। तो चेक करिए इसका आंसर आपका 34 था, यानी डी ऑप्शन था। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था। 5 संख्याओं, अगर 5 संख्याओं का माध्य 28 है यानी हर एक संख्या 28 28 की मान के चलोगे तो 140। 3 का योग बच्चा अगर 24 है तो 3 गुणा 24 करेंगे तो ये आ जाएगी। 5 में से मैं 3 संख्या को माइनस कर दूं तो 2 संख्याओं का योग आएगा, 2 से डिवाइड कर तो प्रत्येक संख्या का मीन निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे, जिन्होंने क्लास से लगाए थे बेटा आप लोग को हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी के इसमें 2 या 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन हिट करता है, कितनी बाउंड्री बच्चा 8 टाइम बाउंड्री हिट करता है 42 बॉलों में, बताइए कितने में उसने हिट नहीं की बाउंड्री। तो आप ये बताइए अगर 8 बार चौका मारता है, 8 बार चौका मारता है तो कितनी बार उसने चौका नहीं बताया, प्रोबेबिलिटी बताया कितनी बार उसने चौका नहीं मारा, तो 42 में से 8 लेस करिए कितना बना 34। 34 बार उसने चौका नहीं मारा और टोटल नंबर कितने थे 42। ठीक है, 8 बारी चौका मारा और उन्होंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी चौका ना मारा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 8 बारी चौका मारा तो यानी 42 में से 8 गए तो कितने बचे 34/42, काट दीजिएगा आंसर आ जाएगा 17/21। ये आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर कितना था आपका डी। प्रोबेबिलिटी का बहुत इजी क्वेश्चन था, पर ये क्वेश्चन बच्चा ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने किए होते हैं, तो इससे मैरिड में फर्क नहीं पड़ता। मैरिड में जो फर्क जाएगा, जो आपके थोड़े यूनिक से क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उनसे मैरिड का फर्क जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने किया होता है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं जाता। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है कि अर्थमेटिक मीन, मीन किसी संख्या का कितना बेटा 24 है। ठीक है, और मॉड कितना है 12 है, तो बताएं मीडियन क्या है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया भी था मैंने। ठीक है, तो आप लोगों ने सबने किया होगा, तो मॉड का फॉर्मूला था हमारे पास एक रिलेशन था z इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। हमारे पास जो मॉड है वो कितना है, हमारे पास मॉड है 12, 12 है, वहां देख लीजिएगा मॉड 12 है। 3 टाइम मीडियन हमें निकालना है, 2 टाइम मीन की वैल्यू दे रखी है 24, 24 दूना 48, 48 इधर आ गया तो ये 60 बन गया। इधर क्या बच गया 3 मीडियन, 3 से काटिएगा तो कितना बन जाएगा 20। इसका मतलब आपके पास मीडियन कितना आ गया 20। तो इसका जो राइट आंसर था बच्चा वो था बी ऑप्शन। तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता था इसको। नेक्स्ट अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि मीना अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान में एक मछली खरीदती है। ठीक है, दुकानदार में 5 नर मछलियां है और कितनी उसके पास 7 मादा मछलियां है। एक टैंक में एक मछली निकाली गई, सिर्फ एक निकाली गई, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जो मछली निकाली वो मादा है, तो आप देख लो उसमें मादा मछलियां कितनी है, मादा मछलियां 7 थी। ठीक है, टोटल मछलियां कितनी 7 + 5 12, यानी 7/12 आपका राइट आंसर था। तो ये आपने ऑप्शन चेक कर लेना, इसका राइट आंसर था डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हुआ। नेक्स्ट देखिएगा
उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपके पास ट्रायंगल का क्वेश्चन था। इस बारी एक चीज बड़ी देखी मैंने बच्चा, जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया था उसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन डाले हैं। जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया था उसी में से मोस्टली आपके सारे के सारे क्वेश्चन है। जीएस भी, मैथ भी, हर एक चीज आपने उन्होंने उसी में से डाली है। ठीक है, तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन नंबर 28 में था कि इफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल देन ईच एक्यूट एंगल इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि बताइए अगर एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण बराबर है तो बताइए समकोण त्रिभुज में बेटा एक एंगल 90 का होता है और जो रेस्ट एंगल ये खुद बोल रहा है कि दोनों के दोनों बराबर है, तो बताओ क्या होने चाहिए थे? तो एंगल कितने होने चाहिए थे? 45 के होने चाहिए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29, अब यहां देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29, ये वाला क्वेश्चन एवरेज स्पीड का। ठीक है, तो आप लोगों को सबको एवरेज स्पीड बहुत अच्छे से कराई थी। तो देखिएगा, बोलता है कि 100 किलोमीटर एक आदमी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। देखिए, अगर वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम लगेगा 1 घंटा। कितना लगेगा? 1 घंटा। और अगले 150 किलोमीटर वो जाता है 90 की स्पीड से। तो अगर मैं देखूं कि 100, हमें क्या करना होता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने बेटा? 100 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, ये बन गया 250 किलोमीटर। एक लाइन में आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 250 किलोमीटर। अब आते हैं टाइम पे, टोटल टाइम देख लेते हैं। 100 किलोमीटर की स्पीड से जाता तो 1 घंटे हो गए। कितना लगेगा? 1 घंटा। 150 किलोमीटर जाता है 90 की स्पीड से, तो जरा आप रफ पे निकालेगा। 150 किलोमीटर जाता है 90 की स्पीड से, तो आपको पता है यहाँ 0 से 0 काट दोगे तो 5/3 आपका आवर आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे आप क्या डालोगे? 5/3 किलोमीटर पर, यानी आवर ही बचेगा आपके पास ना, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। चलिए करो फिर सॉल्व इसको। तो हमारे पास जो आएगा 250 सेम रहेगा, 3 एकम 3 प्लस 5, 8/3 आना था, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, ये सॉल्व करते अगर आप इसको देखिएगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 1 घंटा लगा। 150 किलोमीटर 90 की स्पीड से गया तो उसको 5/3 आवर लगेगी। और आपको पता है 5/3 को मैं अगर सॉल्व कर दूं तो ये 8/3 आना था, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो उसकी जो स्पीड बनेगी, कैंसिलेशन कर दो। पहले आप इसको काट दीजिएगा 4, इसको कर दो हाफ, तो कितना आएगा? 125। तो ये पॉइंट में आएगा आपका, काटिएगा इसको। इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5×3 = 15, एक आ गया। 3×2 = 6 और 1 7, 3 एकम 3/4 कर दीजिए सॉल्व। 4 का टेबल 37 के लिए, 9 चौके 36, एक बन गया 15, 4 12, बन गया 3, बन जाएगा 30 बेटा। तो 7 चौके 28, आप चेक करिए कुछ ऐसा है इसमें पॉइंट। तो 93.75 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट था, इजी क्वेश्चन था। तो कैसे करेंगे आप लोग को पता चल गया। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस 250 अपॉन में टोटल टाइम 1 + 5/3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखना बच्चा, आप लोग को ये अच्छे से कराया गया था। नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया था एकेडमी में। तो कैसे करते थे इसको बताना जरा। मैंने बताया था कि जितने भी बच्चा ये बार वाले नंबर है उसमें से लेस करना जो नॉन बार डिजिट हो गए। तो 73 से आपने लेस करने थे, क्योंकि 73 के ऊपर बार लगा है। 73 से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 71। अपॉन में क्या आएगा? जितने बार डिजिट हो गए उतने क्या आएगा आपके पास? सॉरी, पूरा नंबर बचा, सॉरी यहाँ पे एक गलती की। 273 से, सॉरी 273 से ना जब आप माइनस करेंगे, 273 से जब आप 2 लेस करेंगे तो ये 271 आएगा। अपॉन में यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, ये थे आपके पास बार वाले नंबर थे 2, तो 2 बारी 9 आएगा। और नॉन बार डिजिट थी बेटा आपके पास 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 0 लगानी थी। ये आपका राइट आंसर है।
ठीक है, ये था बी ऑप्शन। और आप लोगों को अच्छे से कराया था ये क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इसका राइट आंसर 30 था। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। 31 बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोगों को सिर्फ क्या करना था इसमें, 31 क्वेश्चन में क्या करना था आपको, 65/16 को सिर्फ भाग देना है। तो 65 को भाग देना था 16 से, 16 चौके 64 बन गया, कितना बच गया, एक। तो ये बन गया आपके पास जीरो, उधर लग गया पॉइंट, फिर बन जाएगा ये जीरो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 100। तो 16, 16 छिके कितना बन जाएगा 96, कितना बन रहा है बेटा 4, ये बन जाएगा 40, कितना बनेगा 16 किससे जाएगा आपका 16 दूनी 32, कितना बन गया 8। तो आप एक बार चेक तो कर लो इसके ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है। 4.06, जी 4.06 तो सब में ही है। 2 भी चेक करो, 2 है यहाँ पे। हाँ, ये बच्चा आपका आंसर है। ठीक है, बस डिवाइड करना था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोलता है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 20। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 20 है। ठीक है, फिर बोलता है कि इसके विकर्ण की लंबाई 10 है। और आपको अच्छे से पता है घनाभ का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसके बराबर है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इस वाले नंबर का स्क्वायर कर देते, तो बताइए इसका अगर मैं इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूं, या इसको करो, या फिर आप एक काम करिएगा, चलो इसी का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा एल प्लस एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc बनना था। एक काम करिएगा, ये बनेगा आपके पास फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस 2bc bh प्लस 2ca hL। और ये किसके बराबर है 20 का स्क्वायर कितना बन गया 400। ठीक है, अब हमें पता बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, सेम रहने दो। ये अगर मैं 2 बाहर ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये बनेगा बच्चा। ये पूरी वैल्यू आपकी ये बनेगी, 2 कॉमन लेके अगर 2 कॉमन ले लेगी तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कितना बन गया 400। तो आपको पता है ये आपका फॉर्मूला भी होता है, जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यानी हमें ये चाहिए था, और अगर हमें ये चाहिए था तो यहाँ से 100 उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा 400 में से 100 गया 300। तो इसका राइट आंसर कितना बना 300। चेक करिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या था सही था। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चों से निकला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट के फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी थी। देखो इसके लिए क्या क्या चाहिए था आपको, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, चलो मान लेते हैं आपको बच्चे ने करीब होगी, कईयों ने डायगोनल भी निकाला होगा। और डायगोनल निकालने के बाद भी आपको यहाँ एक आइडेंटिटी बनानी थी, किसका, कि अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तब जाके आपके पास ये नंबर बनना था यहाँ पे। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए, तब जाके क्वेश्चन आपका निकलना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कितना है 300। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड भी था, प्लस आपको फॉर्मूला भी मांग रहा है साथ में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या बोला है बेटा, 88 में बोला है कि 88 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज है। देखो कागज है, और कागज भी कैसा है आयताकार, आयताकार मतलब इस तरह का कागज है। इसको क्या कर दिया इन्होंने फोल्ड कर दिया,
और फोल्ड करने के बाद ये कैसा बना होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको ये कागज। ठीक है, इस तरह का कागज दिख जाएगा। बोलता है इस कागज की लंबाई 88 सेंटीमीटर थी और इसकी जो चौड़ाई है वो थी 28 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो यानी जो 88 सेंटीमीटर की लंबाई वो नीचे से बन जाएगी, यानी ये जो चारों साइड से होगा ये कितना होगा, 88 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पेपर है बच्चा आपके पास, आपने इसको फोल्ड कर रखा है तो नीचे वाला जो इसका एक गोल सर्कल बनेगा, उसकी सर्कल की जो बाहर वाली लंबाई वो 88 सेंटीमीटर बनेगी बॉटम एंड की। ठीक है, और आपको पता है एक सर्कल जो होता है उसका जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि होती है किसके बराबर होती है, 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर वाली परिधि जो है इसकी लंबाई कितनी है, 88 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई ऑलरेडी गिवन है। तो निकाल दीजिए, 2 रहेगा सेम, पाई का मान 22/7, आर रहेगा सेम 88। तो आपको तब 22 गुना 2 44, 44 से काटोगे तो कितना आएगा, 44 का डबल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 14। इसका राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन इसका सही था। तो क्वेश्चन कैसे करना था, ये क्वेश्चन इस तरह से था, रेक्टेंगल फॉर्म में एक कागज है, उसको फोल्ड करो, लंबाई की तरफ से फोल्ड करो, तो जो लंबाई ये टोटल लंबाई ये गोल हो जाएगी और नीचे वाला जो पूरी लंबाई है वो किसके बराबर आएगी, सर्कल के बराबर। सर्कल की लंबाई 2 पाई आर होती है, यहां से आर की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, आपका 33 देखिएगा। ठीक है, इसमें 2D 3D बहुत ज्यादा पूछी गई थी आपके पास पेपर सेट में, और ये उन बच्चों के लिए बड़े इजी होते हैं जिन बच्चों ने पहले, जैसे साइंस बैकग्राउंड से कोई होगा तो उसके लिए बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, और जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है उनकी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 34। 34 में क्या लिखा है, 34 क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। चलिए यहाँ इसको फिर से करते हैं रेशो मेथड से, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बनाते हैं। 20% की छूट देता है, 20% छूट का मतलब है, 20% छूट का मतलब 1/5, यानी अगर मार्केट प्राइस 5 है तो छूट कितनी होगी, यानी बेचा कितने में उसने, उसको 4 में। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर बोलता है 10% का लाभ कमाता है। अब बताइए 10% का लाभ कमाता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 है, तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, प्रॉफिट के केस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 10 + 1 11। अब इसको रेशो मेथड से करोगे तो ये वाली वैल्यू आगे चली जाती है, यहां से ये वाली वैल्यू पीछे आ जाती है, तो ये बनेगा 11 पंजे 55, 11 चौके 44 और 10 चौके 40। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, जो वैल्यू गिवन है वो देख लो। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 500, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 40, तो 40 वैल्यू किसके बराबर है, 500। एक वैल्यू कितनी आएगी, 500 के बटे में 40 इंटू जो निकालना है हमें निकालना था अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो कि 55 है, तो 0 से 0 काट दीजिए। अब आपको बताइए काटोगे तो 25 आएगा बेटा, नीचे क्या आएगा 2 और इंटू क्या बनेगा 55। अब देख लेना ये पॉइंट में आ रहा है शायद, तो पॉइंट में बनेगा कितना बन रहा है आपका 25 पंजा 125, कितना बन रहा है 12, 25 पंजा 125 और 12 कितना आ रहा है आपके पास, ये 125 + 12 करिएगा जरा सॉल्व, कितना बन रहा है, कितना, तो आप रफ पे सॉल्व करो इसको एक बारी, कितना 1375 बना होगा आपके पास, अपॉन में 2। अब काट दो बेटा इसको, तो अगर आप काटोगे 2 से काटिएगा कितना आएगा 6, 1 बन गया 17, 8 दूनी 16, 1 बन गया 15, 7 दूनी 14.5। चेक करो कुछ इसमें ऐसा है, 6875, ये बचा सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड थे। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या बोला है, किसी
डाटा का बहुलक और मीडियन का अंतर 24 है। देखो जिन बच्चों ने क्लासेस लगाई थी एकेडमी में उन बच्चों को पता, ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोलता था कि बेटा इसके आने के चांसेस है। तो ये है बहुलक, बहुलक को लेते थे हम क्या, z, और माध्यिका को क्या लेते थे, m। इसका मीडियन कितना है, कितना दे रखा है, 24। अंतर किसको बोलते हैं, कितना अंतर इसमें, 24 का। और निकालना किसका है, माध्यिका, माध्यिका बोलते हैं m को, मीडियन को, और माइनस माध्य, माध्य मतलब होता है बेटा x बार, ये आपको निकालना था। तो क्लास में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हमें ये चीज निकालनी है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि हम एक रिलेशन लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का एक रिलेशन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कुछ ही बच्चों ने सॉल्व किया होगा क्योंकि सबसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें इक्वेशन बननी थी। ठीक है, इतना इजी नहीं था ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, यहां से क्या चाहिए हमें, m और x चाहिए। तो इसका मतलब हमें z नहीं चाहिए था, और अगर z नहीं चाहिए था तो यहां से z निकालो। तो अगर मैं यहां से z निकालता तो बताओ z कैसे निकलेगा, माइनस का m क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस, तो 24 प्लस m, ये बन जाएगा 24 प्लस m, यहां डाल दो तो कितना आएगा, 24 प्लस m इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हो जाएगा सॉल्व। तो आप क्या करें, मीडियन को एक साइड ले जाओ, 24 को पल्ली साइड ले जाओ। तो अगर m को मैं उधर ले जाता हूं तो 3m से एक m गया तो क्या आएगा, 2m माइनस 2 बार। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24, काट दीजिए सामने से सामने तो कितना आया, 12। m माइनस मीन कितना आ गया आपके पास, 12। ये आपके पास प्रैक्टिस सेट में भी था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना बना बेटा, बी बना, यानी 35 का राइट आंसर क्या आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपके पास, जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35। 35 जो क्वेश्चन है वो ट्रायंगल का था, ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रायंगल में क्या पूछा गया था बेटा, ट्रायंगल में क्वेश्चन था आपके पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या बोलता है कि एक त्रिभुज का बाहरी कोण 100 के बराबर है तो आंतरिक कोण समूह कोणों के, दो आंतरिक जो समूह कोण है वो बराबर है, तो बताइए प्रत्येक कोण कितने का। अगर आप इस पे देखेंगे बेटा बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं थी। ये एक्सटीरियर एंगल कितने का, 100। आपको इसके समूह कोण बताने, ये दोनों कोण कितने कितने का हो गया। अगर आप बिना प्रॉपर्टी से भी देखते हैं कि अगर ये 100 डिग्री है तो बच्चा आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 80, मतलब 180 की होती है, 180 की होती है स्ट्रेट लाइन। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का होगा, 180 बन गया। अब ये बताओ अगर ये 80 का है तो ये दो जो एंगल है वो कितने हो गए, तो नीचे सी बात है, दोनों के दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100। और आप बताइए कितने कितने के बनेंगे, 50 50 के, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 80 तो 180। तो इसका मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल 100 है तो आप बोल सकते हैं इसके समूह कोण भी हमेशा उनका सम भी 100 ही आना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों एंगल आपके कितने हो गए, 50-50 के ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हमने कराया था बेटा, आपको मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन देखिएगा, 37 क्वेश्चन में रेशनल नंबर भी निकालो √2 और √3 के बीच। देखो कभी भी रेशनल नंबर किसी के बीच निकालना हो तो बेस्ट तरीका होता है दोनों नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड, उनके बीच के रेशनल नंबर निकल जाए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना था, √2 और √3 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। किसी के रेशनल नंबर निकालने हो तो दोनों नंबर को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो रेशनल नंबर निकल जाते हैं। ये आपका सी आंसर था। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, बिल्कुल फ्री का नंबर था ये आपके पास, 32 की पावर 2/5। तो 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूं, बाहर 2/5 बन रहा है, 5 से 5 काट दीजिएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चा क्या था आपका, ए था। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना बना, ए। एंड नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था मैथ का, अगला क्वेश्चन था आपके पास, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन वो स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज 7 सेंटीमीटर। आप ये बताइए कौन है, ठीक है, इस तरह का एक शंकु है। ठीक है, इसका बोला है
कि इसकी स्लैंड हाइट यानी ये वाली जो वैल्यू है कितनी है बच्चा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर आधार है। आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना आप लोगों ने ना, इसमें ऐसे देखा जाए तो एक हिसाब से इसमें एक लाइन मिसिंग है। इसको मैं चेक कर रहा था, देखो आप ये बताओ, अगर इसका आधार हम क्या लेते हैं, 7 सेंटीमीटर लेते हैं बेटा, वही दोबारा देख लो इसको। ये है 10, ये रहा आधार, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो कितना बन जाएगा ये बनेगा आपके पास तो फॉर्मूला होता है, क्या पूछा था इसका, पूछा गया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। चलिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका पास, पाई आर एल। सिर्फ बच्चा वैल्यू पुट करनी थी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो आप इसको काट देना तो ये आ गया आपके कितना, 220। इसका राइट आंसर है 220, ठीक है। तो एक लाइन का था, कुछ भी नहीं था, इसमें वैल्यू पुट करनी थी। पर इसमें एक लाइन अगर आप देखेंगे ना बड़े ध्यान से, तो इन्होंने ना आधार बोला है। तो अगर आधार कोई बच्चा इसको 7 ये पूरा ले रहा होगा, तो ये आपके पास अगर आधार बना तो इसका बच्चा जो रेडियस बनेगा ना फिर वो 7/2 बनेगा। उस केस में रेडियस क्या बनेगा, क्योंकि आधार का मतलब यहां से लेकर यहां तक आधार तो पूरा होता है। देखा जाए इस क्वेश्चन का आधार का मतलब तो ये फिर ये चीज है। और अगर ये आपकी 7 है तो रेडियस आपको पता है, रेडियस 7 बाय क्या बनेगी बेटा, 2 बनेगी। और अगर ये 7/2 लेंगे तो ये आपका आंसर मैच नहीं हो रहा इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डाउट बोल सकते हैं आप, इसको डाउट भी बोल सकते हैं। आप ऑब्जेक्शन तो क्या करेगा अब इसमें, क्योंकि अगर आधार 7 लेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। 7/2 लेंगे आधार, कुछ बच्चे जो कंसिडर कर रहे होंगे, तो ये आंसर मैच कहीं नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए, अब एक तरह से ये गलत भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेंशन नहीं है कि जो बेस है, आपको पता बेस पूरा है बच्चा, तो रेडियस उसकी हाफ बन जाएगी। रेडियस क्या बन जाएगी, हाफ। पर उसके अकॉर्डिंग कहीं और ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर आप फिलहाल क्या करके आइएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन जो मैथ्स का था, 4 से ही 1/8 को सॉल्व करके बताए। तो 8 चौके 32 प्लस 1 कितना आया, 33। 33/8 करिएगा, 33/8 को भाग दो तो 8 चौके 32 पॉइंट 10 बन गया, 8 एकम 8, ठीक है बेटा। ऐसे कर देना बात, क्योंकि इन्होंने शायद आगे बहुत पॉइंट तक पूछा है। तो कितना बन जाएगा आपके पास, पहले जाएगा 4 से 32 1 बन गया, पॉइंट 0, फिर 8 एकम 8 कितना बन गया 2 0, फिर 8 दूनी 16, फिर कितना बन गया 4, तो फिर बन जाएगा 4 8 पंजे 40। तो चेक करो कहाँ तक दिया इन्होंने, 1 2 5 दिया है इसमें, तो ये आपका बी ऑप्शन है बच्चा, ये सही है। अगर आप देखेंगे बेटा 2-3 क्वेश्चन ना इसके वो क्वेश्चन थे जिनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्वेश्चन हो गया, एक और था इसमें, 3-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक थे। पर इसमें ध्यान देना, मैथ को इतना लाइटली नहीं लेना, इसका मैथ अच्छा था, बहुत अच्छा मैथ था। और ये मैथ जो आपका डिफरेंस भी डालेगा, क्योंकि इसका जो बाकी सेक्शन है वो काफी इजी है। हिंदी इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी, और जीएस भी इसका इजी है बच्चा, रीजनिंग इजी है। तो मुझे लग रहा है कि जहां आपको डिफरेंस डालेगा, मेरिट में जो डिफरेंस डालेगा वो आपका ये वाला सेक्शन डालेगा, मैथ वाला सेक्शन। क्योंकि मैथ बच्चा सबका भी नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन हो गए जो मेरिट डिसाइड करेगा आपके। इसके बीच के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, 5 6 7 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे थे, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, मैथ सेक्शन। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे। अगला सेक्शन इसका रीजनिंग का था, रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग पूछी गई थी इसमें। तो चेक करिएगा जरा इस पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या क्या पूछा था। इन्होंने बोला था कि बताओ इसका राइट आंसर, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, कि आपको रॉन्ग नंबर निकालना है कौन सा है। तो अगर आप यहाँ इसकी सीरीज देखेंगे 3 8 15 24 34 और आपके पास 48 और है 63, ठीक है। तो इनके बीच का गैप देखते देखते कौन सा नंबर इसमें मिसिंग हुआ है या गलत हुआ है। तो यहाँ का गैप देखेंगे तो हमारे पास 5 है, यहाँ का गैप देखेंगे 7 है, ये बन गया बेटा कितने का गैप है 14, 5 9 का है। तो इसका मतलब 2 2 के गैप है, तो अगला 11 आना चाहिए था। हाँ यानी 11 अगर आप करेंगे, पर यहाँ 10 का, तो यानी ये नंबर आपका मिसिंग है बच्चा। क्या आना चाहिए था यहाँ पे 35 आना चाहिए था, क्योंकि अगला नंबर फिर 11 का आना चाहिए था, फिर अगला नंबर 13 का आना चाहिए था, फिर 15 का आना चाहिए था। तो इस तरह की एक सीरीज बननी थी इसमें,
तो ये वाला मिसिंग नंबर है इसमें। 34 जो नंबर है ये आपका गलत है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था 34, यहाँ पे 35 नंबर आना चाहिए था सीरीज बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। इन्होंने बोला है 42 में क्या लिखा है बेटा, 42 में लिखा गया कि दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में कितने टी है, पहले और बाद में टी है। देखो पहले भी टी और बाद में भी क्या टी, अगर इसको ले लो एक पेयर, अगर एक पेयर ये ले लो तो इसके पीछे भी टी है, आगे टी है बेटा, और अगर इसको ले लो मैं तो इसके पीछे भी टी है, तो मतलब एक पेयर ये आ गया। एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, तो इस तरह के कितने पेयर बन गए, 3। तो आपका राइट आंसर कितना बचा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो आपको ऐसे टी ढूंढने थे, आगे भी जिनके टी है या फिर पीछे भी टी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में बच्चा, इसमें देखो 2-3 सीरीजें बन रही है इसमें, अब पता नहीं क्या सीरीज वो फाइनल कर देते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 पैटर्न बन रहे हैं। एक पैटर्न तो इस बेस पे बन रहा था कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे आपके पास बाहर शेडेड रीजन 4 है तो ये ट्रायंगल 3 है, बाहर वाली साइड 5 है तो ये 4 है, फिर बाहर वाली साइड बेटा 1 2 3 4 5 6 है तो अंदर 5 है, फिर बाहर वाली 5 है तो अंदर 4 है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो 1 2 3 4 ये है तो अंदर 3 होनी चाहिए थी, ये भी सही है। और पर इसमें एक पैटर्न हम और चेक कर रहे थे क्या बन रहा था इसमें, अगर शेडिड बाहर है तो अंदर, ये शेडिड कितने आपके पास 4, ये 3 खाली है, फिर बाहर खाली 5 है तो अंदर कितने 4 है, फिर बाहर वाले 6 है तो अंदर कितने बेटा 5 है, तो बाहर वाले 5 अंदर कितने 4 है, मतलब एक कम है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें तो इस हिसाब से पैटर्न से 1 2 3 4, तो ये बाहर है तो अंदर कितने बन रहे हैं 3, तो एक सीरीज से ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 सीरीजें बन रही थी, एक सीरीज से ये बन रहा था और एक और पैटर्न से बन रहा बचा है क्वेश्चन ना, उसके अकॉर्डिंग ये फिर भी बन रहा होता है। तो एक बार इसमें फाइनल चेक करना पड़ेगा, जब आंसर की आएगी तो ये फाइनल हो जाएगा कि इसमें क्या बनेगा, क्योंकि एक पैटर्न से कहीं ना कहीं ये भी बन रहा है, ठीक है। और इसमें ये पैटर्न बनाया मैंने कि अगर बाहर 4 शेडेड है तो अंदर 3 है, बाहर बचा अगर 5 साइड है तो अंदर 4 साइड है, फिर बाहर अगर आपके पास हेक्सागोनल है तो अंदर पेंटागोनल है, फिर बाहर अगर पेंटागोनल है तो अंदर स्क्वायर है, 4 वाली साइड है। तो अब आप देखो इसके बनाओगे, एक तो पहले यहाँ पे खाली जगह है तो अंदर बाहर वाली साइड क्या आनी चाहिए शेडेड, तो 2 शेडेड सिर्फ इसमें और इसमें, ये तो 2 ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेडेड आना चाहिए था बाहर वाला पोर्शन, तो शेडेड 2 जगह है। तो अगर आप ये लेते तो 4 बाहर है 3 अंदर है तो बन जाएगा, एक पैटर्न से ये भी बन रहा था इसमें ना। तो आप लोग चेक इसका एक बार ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तब इसको क्रॉस चेक कर लेना आप लोग कि वो फाइनल क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अलग अलग थ्योरियां मिलेगी, फिर कईयों ने ये करा होगा, कईयों ने कोई और पैटर्न बनाया होगा, ये बनाया होगा, तो इसका वेट करिएगा, क्योंकि 2-3 पैटर्न से अलग अलग आंसर आ रहा है इसके, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44। एक मछली घर में 17 सुनहरी मछलियां है, 8 छोड़कर बाकी सब मर गई। अगर 8 छोड़कर सभी मर गई तो बची क्या बेटा, 8 छोड़कर सभी मर गई तो 8 ही बची है, तो कितनी बची है 8, क्योंकि बाकी सब मर गई। तो बताओ सुनहरी मछलियां कितनी है 8। नेक्स्ट देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा वो मेरे दादा के इकलौते बेटे का, देखिए क्या बोला, लड़के ने इशारा करते हुए मीना, एक लड़के को इशारा मीना ने कहा, देखो मीना बोल रही है किसके बारे में, एक लड़के के बारे में, बॉयज के बारे में, क्या बोल रही है कि वह मेरे दादा, इसका पापा होगा और इसका फिर पापा होगा तो इसका क्या लगेगा बेटा, दादा लगेगा, कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, इसके दादा का इकलौता बेटा मतलब इसका बाप होगा, और उस बेटे का क्या ये बेटा है। तो अगर बेटा इसका बेटा है तो सोचो इसके इकलौते दादा, सॉरी इसके दादे के इकलौता बेटे का बेटा है ये, तो इसका मतलब बेटा ये आपस में क्या है, भाई बहन है। तो यानी क्या पूछा था रिलेशन में, लड़का मीना से किस प्रकार संबंधित है, जो लड़का है वो भाई लगेगा, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या है, ठीक। तो इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट
अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 46। 46 में क्या बोला था, 46 में लिखा था कि यदि आज बुधवार है तो बताइए 56 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो बेटा 56, अगर आप इसका 56 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 56, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो बच्चा सेम डे रिपीट होता। मैंने आपको रीजनिंग में कराया था, कैलेंडर चैप्टर जब करा रहा था, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका सेम डे ही रिपीट होता है। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो आपका आज भी था। तो आज बुधवार है तो उस समय भी क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। तो आपका ये आंसर था कौन सा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि बताइए इसमें कितनी क्यूब है। देखो अगर आप इसको नॉर्मली देखेंगे बच्चा तो एक क्यूब ये है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। छह क्यूब तो ये पूरी होगी प्लस। अब आप बताओ इसके नीचे भी एक क्यूब होगी, इसके नीचे भी एक क्यूब होगी, तो दो वो कर लीजिएगा प्लस। अब ये जो क्यूब एक तो दिख रही है हमें, पर दो इसके नीचे होगी तो दो वो ऐड कर दो, तो कितना बन गया 10। इसका मतलब टोटल क्यूब कितनी है 10। सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो दिख रही है वो सबको चल रहा पता है कि वो 6 है, तो एक इसके नीचे होगी, एक इसके नीचे होगी, और आपको पता है इसके नीचे दो होगी, तो चार वो है जो हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो अलग से ऐड कर देना। इस तरह से कितनी बन जाएगी 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा 48 में आपने एक चीज का नोट करना, ये जो क्वेश्चन है इसको चैलेंज किया जा सकता है बेटा। इसके जो दोनों के दोनों आंसर है वो अलग अलग आ रहे हैं। अगर आप इससे करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, अगर आप इससे करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आप इस पे रिट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेटमेंटें दी है, या फिर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा कि, या तो उन्होंने कहीं ना कहीं पॉइंट छोड़ा होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम को हम फाइनल करेंगे स्टेटमेंट पे, या फिर हिंदी मीडियम को फाइनल करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग भी वो बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसके जो आंसर है वो दोनों अलग अलग आएंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन अगर आप इसको हिंदी से करते हो तो हिंदी से ये बनता है कि ए है और बी है। हिंदी से अगर करेंगे, ए ने बी का परिचय किया, ए बोल रहा है बी के बारे में, क्या बोल रहा है, ए ने बी के बारे में परिचय, अपने पिता, इसके पिता हो गए, इसके पिता की पत्नी, इसकी पत्नी होगी, ठीक है, कि इकलौते बेटे। अब इसका इकलौता बेटा आप समझो, चाहे ये होगा या हो सकता है ये बेटी हो तो कोई और होगा बेटा, ऐसा हो सकता है कि पुत्र के रूप में कराया, इकलौते बेटे। तो इसका अगर देखा जाए इसका इकलौता बेटा ये भी लिया जा सकता है, और इकलौते बेटे का क्या ये बेटा है, तो अगर इकलौते बेटे का ये बेटा है तो इसका मतलब ये तो फिर नीचे आएगा, ये नंबर यहां आएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपको पता है ए का बी से क्या रिश्ता बना, तो ए लग जाएगा बाप किसका, बी का। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये करोगे, और अगर आप मान लो इसको बहन भी, इसकी बेटी भी लेते हैं, अगर बेटी भी लेते हैं इसको, तो हो सकता है इसका चलो बेटा ले लेते, इकलौता बेटा कोई और ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अगर आप इसका इकलौता बेटा लेते तो इसका बेटा जो होगा बी, तब भी आपको अच्छे से पता है इसका बेटा होगा तो ये आपस में क्या है, भाई बहन है, तो आपको पता तब भी बच्चा ये आपका आंसर नहीं आएगा। ये आपके जो ऑप्शन में दिए कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये अगर इसका पिता है, पिता की ये बहन है, तो नेचर सी बात है इसका कहीं भी रिलेशन में नहीं है, बुआ बनेगी जो कि इसमें कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, गलत बन गया, ऑप्शन में है ही नहीं। अब आते इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ए इंट्रोड्यूस बी, क्या बोला है, ए इंट्रोड्यूस बी, ए है वो बी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, ए इंट्रोड्यूस बी एज ए सन ऑफ, सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर। हिज फादर मतलब ये होगा इसका ब्रदर, इसका ओनली सन ऑफ, एक मिनट, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अच्छा, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ओनली द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो इसके फादर की वाइफ ले लेते हैं कोई, इसका ब्रदर ले लेते हैं, कोई भी ले लो, उसका क्या बचा है, सन है, ऐसे बना है। एक बार दोबारा देख लो, ए इंट्रोड्यूस बी एज द सन,
इसके बारे में बोला है एज द सन, किसका, ओनली द ब्रदर ऑफ हिज फादर, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब इसके फादर ये है और इसकी वाइफ है, इसका ब्रदर, इसका सन बना है, ठीक है। इसके जो पापा है उसकी वाइफ है, इसकी वाइफ का क्या है, भाई है, उसका बेटा बना भी। तो आपको पता है अगर ये आपके मम्मी पापा है, ये अगर आपके मम्मी पापा है तो मम्मी का जो भाई होगा, मम्मी का जो भाई होगा उसका जो आपका वो क्या लगेगा, आपको पता है वो भाई लग जाएगा, आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा। और भाई में भी क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो इसका मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सही बन जाएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो ये आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आपने जो भी करा है अगर आप इंग्लिश स्टेटमेंट पे करोगे फॉलो तो ये आ जाएगा, और हिंदी के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपके पास अच्छा, अब बच्चा इसका जीएस सेक्शन था, जीएस इसका इजी था, ठीक है। तो आप अगर आपने देखे होगे बच्चा, आप लोगों को मैंने एक आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के जो नोट्स की एक बुकलेट पकड़ाई थी, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से थे वो। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिएगा क्या पूछा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज इन्वेंट द मर्करी थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर था डैनियल फारेनहाइट, ठीक है। तो इसका सही करिएगा ए ऑप्शन। जिस भारत के नगर में प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया, ठीक है, उसकी पहचान करिए। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो स्थापित हुआ है बच्चा ये अहमदाबाद में हुआ, इसका राइट आंसर क्या था आपका, बी था। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला नाटो, नॉट यानी नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, इसका राइट आंसर डी था। नाटो जो कि 1949 में बना था, ये भी आपके बुकलेट में क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 54। 54 पे अगर आप देखेंगे 54 में क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने बोला है कुलथ देश की कहानी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुलथ देश की कहानी किसने लिखी है, लालचंद पारथी ने लिखी है कुलथ देश की कहानी, ठीक है। अगला 55, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका क्या था बच्चा, बी था। क्वेश्चन नंबर 56, एब्रीवेशन पूछी गई थी, बहुत कॉमन सी एब्रीवेशन आ गई थी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका राइट आंसर था, डी ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका की हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में था, डीसी में है सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से बताइए कुमारवाह झील कहाँ है, तो कुमारवाह झील मंडी की है, ठीक है। कुमारवाह झील कहाँ है, मंडी में है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है, देखो अगर इसमें से बात करें तो इसमें ऐसे तो आपके पास परांगला, इसमें पर इसमें ऑप्शन नहीं, तलांग दिया है, सिंगूर दिया है, कुगती और वारू। अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करके बताता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ना बच्चा ये चारों जो दिए इन्होंने इसमें से काउंट किया, मैं इसको आपको एक बारी दोबारा बता दूंगा, आपको इसमें व्हाट्सएप करके आपको सेंड कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या था। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं बता दूंगा जरूर आपको। क्वेश्चन नंबर 59, हिमाचल प्रदेश में किस महीने मिंजर का मेला लगता है, मिंजर मेला बेटा आपका पता है चंबा में लगता है, और चंबा में ये अगस्त महीने में लगता है, इसका राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन सही था, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिएगा, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंट्रोड्यूस द रिप्लेस आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड है भारतीय न्याय संहिता है बच्चा, इसका राइट आंसर, ये अभी 2024 में लागू हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कहते हैं ना, करंट का क्वेश्चन था कि कब लागू हुआ था, ये तो नहीं पूछा था, पर ये 2024 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा देश एशियन, ठीक है, एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती थी, तो ये आपको पता भारत ने जीती थी, मलेशिया को हराया था भारत ने, ठीक है, ढाका में इसका फाइनल हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर क्या था, बी ऑप्शन आपका सही था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास
अगला क्वेश्चन है जल जल की मात्रा से सबसे बड़ी, देखिए वाटर डेंसिटी पे पूछा बच्चा, वाटर डेंसिटी पे चुनाव है। वैसे अगर आपसे पूछे लंबी नदी तो आपका पता सतलुज था, तो कई बच्चों ने यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता करा हो कईयों ने, पर ध्यान देना वाटर डेंसिटी पे जो सबसे बड़ी है बच्चा वो चिनाब है, ठीक है। हाँ लंबाई की बात करता तो सतलुज लंबाई सबसे लंबी है 324, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। ये आपको बताया भी था यूनेस्को वगैरह का काम क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है। वंदे मातरम किस पुस्तक का बताइएगा, वंदे मातरम आपको लिखाई गई थी किताब, जीके तो ऑलमोस्ट बचा हुआ है जो आप लोगों के पास पढ़ा है कंटेंट, ठीक है। तो बेसिक सा जीके था इसमें। आनंद मठ किस बुक से उठाया गया बेटा, वंदे मातरम आनंद मठ से उठाया गया है, और ये जो किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, राम भद्राचार्य को किया गया था, और गुलजार दो को दिया गया था बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी से संबंध रखते हैं, ये लेखक है बड़े फेमस, तो इन्हें 2023 का कौन सा मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर आपका ए था। 66, अपनी वास्तुकला और महंगे सामान को खरीदने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, इसका राइट आंसर क्या था, बी था। एंड क्वेश्चन नंबर 67, कृषि लीडरशिप पुस्तकालय 2024 के लिए किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका राइट आंसर आपका ए था, नागालैंड को किया गया था, इसका था बच्चा ए ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास जीके सेक्शन था इसमें। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला क्वेश्चन था आपके पास, इनमें से कौन सा मठ सबसे बड़ा मठ है, तो देखो बड़े मठ की बात करें बच्चा तो बड़ा मठ आपको पता की मठ है, लाहौल स्पीति में है। अगर पुराना मठ पूछते तो ताबो मठ है जो कि 946 में बना था, सबसे पुराना मठ ताबो मठ है। और यहाँ पे पुराने मठ की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़े मठ की बात हो रही है, तो ये की मठ है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन वैसे इंडिया में तो मध्य प्रदेश से शुरू आता है, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसकी शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई थी, उन्ना से शुरुआत हुई थी, इसका राइट आंसर क्या था बच्चा, डी था। क्वेश्चन नंबर 70 जीके का लास्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल खेल संस्थान कहां पे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा भी है, ये आपका पटियाला में है, इसका राइट आंसर क्या था आपका, बी ऑप्शन सही था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा ये आपके पास जीएस सेक्शन था। तो आप लोगों ने एक चीज तो चेक कर ली होगी कि इसका जो जीएस है, जीएस बच्चा एवरेज था, नॉर्मली था इसका। तो 3 सेक्शन मैंने सॉल्व करा दिया आपको, मैथ सेक्शन, रीजनिंग और कौन सा आपके पास जीके, और बाकी इंग्लिश और हिंदी को मैं आपको अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।